नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कंटेंट एजुकेशन में। दोस्तों आज हम बात करेंगे पर्यावरण से संबंधित जीके के टॉप 200 क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों ये हमारा वीडियो नंबर 1 है। आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके हमारी इस वीडियो की सीरीज़ में 8 वीडियो हैं, आप उन वीडियो को देख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम जीके के ऐसे ही इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस लेके आते रहते हैं। सरकारी एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है, हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आते रहते हैं। दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि सरकार ने मोनो सरकार अभियान लॉन्च किया है। अब ये मोनो सरकार अभियान क्या होता है? ये हमारा इसका उड़ीसा सरकार ने ये मोनो सरकार अभियान लॉन्च किया। अब ये मोनो सरकार अभियान होता क्या है, आइए हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ये मोनो सरकार अभियान होता है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गांधी जयंती के अवसर पर मोनो सरकार अभियान लॉन्च किया है। इस अभियान के तहत लोगों को उत्तम सरकारी सेवा दी जाएगी। इस अभियान के तहत सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले के लिए आने वाले लोगों को फीडबैक ली जाएगी। फीडबैक के आधार पर सरकारी कर्मचारियों की रैंकिंग दी जाएगी। तो यहाँ दोस्तों देर आया दुरुस्त आया, लेकिन उड़ीसा की सरकार ने एक बहुत बढ़िया स्कीम लॉन्च किया है। इस स्कीम के तहत जैसे फेसबुक में होता था, लोग ऑनलाइन फीडबैक देते थे, और फेसबुक में भी होता था, लोगों को फीडबैक लिए जाते थे। अब उड़ीसा की सरकार ने अपना भी लॉन्च कर दिया एक ऐप। उन्होंने इसका ऐप का नाम है मोनो सरकार ऐप। ये क्या करेंगे, इस ऐप के तहत लोगों से मतलब फीडबैक मांगेंगे कि हमारे कर्मचारियों ने कैसा काम किया, अच्छा किया, या कोई अभद्र व्यवहार तो नहीं हुआ किसी के साथ, या किसी से रिश्वत वगैरह मांगी गई। इसमें क्या होगा कि इसमें लोगों का कुछ नहीं होगा। इसमें जो भी होगा वो सरकार का होगा, सरकार ही अपने हिसाब से करेगी। और जो सरकारी दफ्तर में काम करने वाले हैं उन दफ्तरों के उच्च अधिकारी इस लिस्ट को देखेंगे, चेक करेंगे मैसेज के द्वारा, जीमेल के द्वारा। और जो आपकी कंप्लेन रहेगी या जो भी आप जो उसमें फीडबैक करेंगे, जो आपकी कंप्लेन रहेगी या जो आपको दिक्कत परेशानी हुई है, उससे रिलेटेड एक कमेटी बैठेगी और उस कमेटी से जांच भी होगी। कमेटी बैठेगी, उस कमेटी के तहत जांच भी किया जाएगा। और कमेटी क्या करेगी, उसको जांचेगी कि भाई उस आदमी ने, मतलब जो हमारा सरकारी कर्मचारी है, उसने क्या गलती किया वहाँ पे, और इसका फीडबैक इतना मतलब गलत क्यों आया। फिर आपको उसमें मतलब आपको उसमें शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन आपके कंप्लेन के बिहाफ पे ही वहाँ पे जांच होगी। ये सरकार ने ऐसा फीडबैक निकाला है। अगर जिस अफसर के खिलाफ़ कंप्लेन पाई गई, उसका प्रमोशन वगैरह रुकेगा और उसके रैंकिंग वगैरह घटेगी, ये सब होगा। और जिस अफसर का अच्छा काम करेगा, अच्छा काम दिखेगा, उसका प्रमोशन होगा और उसका रैंकिंग भी बढ़िया होगी। ये बहुत बढ़िया है, ये हर दफ्तरों में होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुपक्षीय सम्मेलन में से कौन सा अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के रक्षा के लिए है? ये है ऑप्शन नंबर बी, स्टॉकहोम सम्मेलन। जी हाँ, ये ऑप्शन नंबर बी है, स्टॉकहोम सम्मेलन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मोट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर्ड है? अब ये मोट्रिक रिकॉर्ड किसका होता है? ये मोट्रिक रिकॉर्ड ये होता है कि मानव जाति, ये इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये मानव जाति गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान जो दूषित हो जाते हैं, और जो ये मानव जीवन जैसे गाड़ी वगैरह ज़्यादा चलाते हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, तो इस वजह से जो प्रदूषण होता है, वो जलीय स्थान जो होते हैं, तालाब पोखरे वगैरह, वो प्रदूषित होते हैं। कि लोगों ने क्या किया, कार्बन, कुछ फैक्ट्री वगैरह में होते हैं, कार्बन वगैरह छोड़ देते हैं वहाँ से, तो इससे प्रदूषित होते हैं। जो नदियाँ हैं, नाले हैं, वो प्रदूषित होते हैं। तो उनके संरक्षण के लिए उनको मतलब वहाँ से खतरे के जो रिकॉर्ड बनाया जाता है, उसको मोनो रिकॉर्ड्स कहते हैं, जो मानव ने अभी बनाया है। क्योंकि मानव ने ही फैक्ट्री वगैरह बनाया है, तो मानव ने ही मोट्रिक रिकॉर्ड्स अपना बना के कायम किया है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है और उस बीमारी को ब्लैंक लंग्स बीमारी कहा जाता है? जी हाँ, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। यह है क्लोम गुलाडू रुडक्ता। इस बीमारी का नाम है क्लोम गुलाडू रुडक्ता। इस बीमारी की वजह से कोयले की खान में काम करने वाले लोगों का लंग्स में एक तरीके से लंग्स की जो नसें होती हैं वो धमनियाँ वगैरह वो मोटी होती जाती हैं, और उस धमनी को मोटी होने की वजह से उसमें ना जो सांस जाता है वो मतलब हवा भरती है तो लोग सांस लेते हैं, तो वो ना मतलब सांस धीरे धीरे कम होती जाती है, क्योंकि वो जितनी मोटी होती जाएगी उसमें जगह कम होता जाएगा। और जैसे जैसे इससे ये है मान लीजिए अभी इतना जगह है, अब ये इतनी मोटी हो गई तो ये जगह कम हो गया, फिर इस तरफ से भी इतनी मोटी हो गई, ये जगह कम हो गया, फिर 1 साल बाद इतनी मोटी हो गई, फिर जगह कम हो गया, फिर 1 साल बाद इतनी मोटी हो गई, फिर कंप्लीट 2-3 साल में आदमी की डेथ हो जाती है। ऐसे होता है। और इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं है अभी तक। जैसे कोरोना है अपना लौता एक ऐसी बीमारी आई है जिसका कोई इलाज नहीं है। ये पहले से बीमारी एक ऐसी बीमारी चल रही है जिसका कोई इलाज नहीं है, ये वाली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में आदम में सहाय दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? आदम सहाय एक प्रकार से हो गया कि वनों की रक्षा करना या वनों के जो जीव जाति हैं प्रजाति हैं उनकी रक्षा करने वाले को जो पुरस्कार दिया जाता है वो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए की राशि दी जाती इनाम में। और हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है दामी गांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई किस इकाई में नापी जाती है? किस इकाई में नापी जाती है? ये है जाती है डाप्सन इकाई में नापी जाती है। जो हमारा ओजोन परत वगैरह तापमंडल वायुमंडल ये सब नापे जाते हैं ना, ये होते हैं डाप्सन इकाई में नापे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जक देशों की सूची किस स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर आधारित होती है? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एसएससी में पूछा गया है और ये एनटीपीसी में भी पूछा गया है, दोनों में पूछा गया है। और एक बार नहीं बार बार पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस। ये हर बार नहीं लगभग 3-4 बार पूछा गया है। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। ये होता है जीवाश्म ईंधन का जलाना, जो जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं, और सीमेंट उद्योग, इन दोनों से जो गैस निकलती है और उसका बना जाता है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, उत्सर्जन किया जाता है। और विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जलवाष्प। ये ज़्यादा पाई जाती है जलवाष्प, सबसे ज़्यादा जलवाष्प पाई जाती है, क्योंकि थोड़ी सी गर्मी पड़ती है जलवाष्प तो बस उड़ना शुरू हो जाती है। फ्रिज वगैरह कूलर वगैरह चलते ही रहते हैं, वहाँ से जो पानी वगैरह आते हैं वो उड़ते ही रहते हैं, तो जलवाष्प सबसे ज़्यादा उड़ती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे सुरक्षित उपयोग, संरक्षण और हैंडलिंग के बारे में है? ये हो गया ये ऑप्शन नंबर सी, संशोधित जीवित जीव, ये LMO। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डेटा बुक किन खतरे में स्थित प्राणियों की लिस्ट है? जी हाँ दोस्तों, ये रेड डाटा जो है वो एक जो हमारा डाटा निकल के आया है वो रेड डाटा है। और इसमें जो बताया गया है कि भाई इन खतरों के इन जातियों को प्रदूषण से भी खतरा है, लोगों को लोगों से भी खतरा है, जानवर को लोगों से खतरा है,
लोगों को जानवर से खतरा है, पेड़ को जानवर से खतरा है, पेड़ को लोग से खतरा है। तो ये है, मतलब हर चीज़ों में इसमें आती है मानव जाति। मानव जाति ने अपने, जो मानव है ना, उसने अपने फ़ायदे के लिए एक पेड़ हो गया, उसको भी उसने खूब नुकसान दिया, जानवर हो गए उसको भी खूब नुकसान दिया। मतलब किसी को, मानव ने किसी को भी बख्शा ही नहीं, छोड़ा ही नहीं, किसी को नहीं छोड़ा अपने फ़ायदे के लिए। जानवर को भी खतरा है, पेड़ को भी खतरा है, फूंदी को भी खतरा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों को, ऊपर तीनों को खतरा है इससे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में घोषित होने के लक्षण क्या हैं? क्या लक्षण है? इस क्षेत्र में कम से कम 0.5% या विनाशकारी पौधों की 1500 प्रजाति को स्थानीय प्रजाति के रूप में होना चाहिए। सेकंड है, इस क्षेत्र को अपनी प्राथमिक वनस्पति का कम से कम 70% नष्ट करना चाहिए। एक तो है कि कम से कम तो 0.5% विनाशकारी पौधों की प्रजाति 15 स्थानीय प्रजाति का कम होना चाहिए, मतलब 1500% कम होना चाहिए। ये दिया है ना 1500, और इसमें दिया 70% नष्ट होना चाहिए विनाशकारी। जी हाँ दोस्तों, विनाशकारी, जहाँ पे विनाशकारी रहेंगे वहाँ तो फिर राम ही बचाए। और ये हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ये दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा दोनों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल उसके मुद्दे से सही संबंधित नहीं है? उसके मुद्दे से, मतलब जो पहले वाला क्वेश्चन था या आने वाले जो उनमें हमारे नए नए बिल आए हैं। एक जो हमारा बिल आया था जो 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षयकारी पदार्थ, भी है 1979 का बोन सम्मेलन प्रवासी प्रजाति के संरक्षण, और सी है 1989 का बसेल सम्मान ट्रस्ट बाउंड्री आंदोलन परगम हैंडलिंग और रहने वाले संशोधित जीवों के उपयोग का विलयन। और ऑप्शन नंबर डी है 1998 का रॉटरडैम सम्मेलन, कुछ खतरनाक रसायन और कीटनाशकों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहमति। तो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1989 का बसेन सम्मेलन ट्रांसबाउंडरी आंदोलन पारगमन हैंडलिंग और रहने वाले संशोधित जीवों के उपयोग का विलयन। जी ऑप्शन नंबर सी, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल WGEEP के अध्यक्ष कौन हैं? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। और ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे जो आते हैं अध्यक्ष वगैरह वाले, ये हमेशा पूछे जाते हैं और ये इम्पोर्टेंस भी होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये माधव गडलिन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर की पूंछ वाला माका किस वन्यजीव रिजर्व में पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी। जी हाँ, ये नीलगिरी में पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय जलीय निकायों में एक परेशान घास के रूप में प्रदूषण निकालने के लिए एक जलीय पौधे
पौधे को अमेरिका में पेश किया गया, इसका क्या नाम है? एक जलीय निकायों को परेशानी घास से प्रदूषण निकालने के लिए, एक घास में प्रदूषण है, वो हमारा अभी क्वेश्चन आया था 3-4 क्वेश्चन पहले आया था हमारा क्वेश्चन, उसमें था हाँ इसके पहले के पहले वाले क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन में हमारा था कि वो मतलब घास है, विषैली घास, और ये है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। वो अमेरिका में पेश किया गया है इस घास को, और वो कौन सी घास है? वो घास है एगिओल्प्स, ये है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी नाइट्रेट्स का मुक्त नाइट्रोजन में किसके द्वारा बदल दिया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा डिनाइट्रिफाइडिंग बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, यह है सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का जैविक सूचक है। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का जैविक सूचक है, ये हो जाएगा इसका काई है। काई जानते होंगे, रोटी में जो वाइट लगती है ना, वही काई होती है। जहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह, अब जहाँ पे ये रोटी वगैरह ख़राब होती है, 2 से 3 दिन में रोटी ख़राब हो जाती है, तो जैसे ये रोटी है जिसमें वाइट धब्बे पड़ जाते हैं, वो सल्फर डाइऑक्साइड के धब्बे होते हैं, वही होता है सल्फर डाइऑक्साइड के सूचक, प्रदूषण सूचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी के फर्म, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, पानी के फर्म अजोला और साइनोबैक्टीरियन अन्नबेना के बीच संबंध है, तो इसका है जो ऑप्शन नंबर ए सहजीवी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है? मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है, ये हो जाएगा खंभात की खाड़ी। ये विश्व का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करता है, यह विश्व का प्रत्येक व्यक्ति या सर्वाधिक व्यक्ति प्रति व्यक्ति, विश्व का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है, तो यह है कतर का। यहाँ के सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीक हाउस गैस नहीं है? अब ये ग्रीक हाउस गैस नहीं है, इसका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब हमें गलत है ये, इसमें इन्हें पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो इनमें से कोई नहीं, ये कथन गलत है, क्योंकि ये तीनों जो है ना प्रोटोकेमिकल धुंध में हमेशा ओजोन होता है। जी हाँ, होता है प्रोटोकॉल, ये होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की जहरीली प्रभाव ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन के रूप में अधिक से अधिक आकर्षित होती है, ये भी सही है। लीड ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषण है, हाँ ये भी सही है। मतलब ये तीनों जो है ना ये सही है और ये गलत है। तो इनमें उसने पूछा निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन ये है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, इनमें से कोई नहीं है, ये गलत है, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन सही है, तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया? इकोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया या किसने कहा या किसने इसको लिखा, मतलब है ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्नेस्ट हैकल ने इस शब्द को पहले, या इकोलॉजी, ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक मतलब इसी से रिलेटेड काम करते थे, फिर इन्होंने एक वर्ड को बनाया अपने नाम के हिसाब से। अर्नेस्ट हैकल ने, इन्होंने ही सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
इकोटोन में जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं क्या कहलाती हैं? इकोटोन में जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में यानी कम पाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा एच प्रजातियां। जी हाँ, एच प्रजातियां जो कम जहाँ मतलब को जो कम प्रजातियां पाई जाती हैं मुझे एच प्रजातियां। जैसे अपने इंडिया में हो गया, इंडिया में पहले कहा जाता था कि मुस्लिम जो है वो है एच प्रजाति, लेकिन बाद में पता चला कि ये 30% है। 2011 की जनगणना के अनुसार ये 35% है। आने वाली अगर इसी तरीके से रहा और सब मतलब उन्होंने कंट्रोल नहीं किया तो 2021 वाली जो आएगी, 2021 वाली जो जनगणना आएगी इसमें हो जाएंगे 45%। ऐसा इनका रिकॉर्ड दर हर 10 साल में 10% बढ़ रहा है, मतलब एक साल में 1% ऐसा हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। दोस्तों, अब हमसे जो भी गलती होती है और जो भी छूट जाता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हम किस टॉपिक पे नया वीडियो बनाएं ये भी ज़रूर आप बताइए। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा, क्योंकि कमेंट पढ़ के ही हमें पता चलता है हमें हमसे क्या गलती हुई या हमसे क्या छूट गया और हमें किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए रियल में। हमें ये सब कमेंट पढ़ के ही पता चलता है। तो दोस्तों, आप कमेंट ज़रूर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।